हेलो स्टूडेंट, हमने आपको फर्स्ट क्लास बुक में से करवा दिया था, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से अधिकतर बच्चे उन वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं। तो शायद बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए हमने आज से आपको पर्सन पढ़ानी शुरू कर रहे हैं इतिहास के हम आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम सेकंड अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कौन से हैं। सबसे पहले है मुगल साम्राज्य का विघटन होना। विघटन होने का मतलब है जो मुगल साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता था, उस मुगल साम्राज्य में अब धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कम होने लगी। और जो आपके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो मराठों, सिखों, जाटों तथा कुछ अन्य जातियों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। यानी कि जो मुगलों का साम्राज्य था, उसके अब लोगों ने उसको विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको शक्तिशाली नहीं रहा था। इससे देश के कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो गया, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे मराठों का अधिकार हो गया, कहीं सिखों का, कहीं जाटों का। उससे पहले जो एक छत्र साम्राज्य था वो मुगलों का था, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो थे वो मुगल ही थे। यहाँ से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और अलग अनेक छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए। उसके बाद है वाणिज्य। एक ऐसा उद्गम है जिसमें वस्तुओं का कम मूल्य पर खरीदकर उच्च मूल्य पर बेचा जा सकता है। ऐसा करते थे अंग्रेज। यहाँ से वो काफ़ी कम कीमत पे सामान को खरीद के ले जाते और अपने देश में ले जाके उसी को वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची कीमत पे बेच देते थे। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहे थे, ऊंची कीमत पे बेचा जाता था। इस प्रकार भारी मुनाफा कमाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्य कंपनी थी, यानी कि एक व्यापारी कंपनी थी जो अपने लाभ के लिए ऐसा करती थी। उसके बाद होता है फरमान। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश होता है, यानी कि सरकार के द्वारा दिया गया आदेश मान सकते हो, या राजा के द्वारा कोई आदेश को जारी करना। उसके बाद है कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है किसी दूसरे के नियंत्रण में काम होना। यह एक खिलौना होता है जिसमें हम धागों द्वारा अपनी इच्छा से उसको नचा सकते हैं, यानी कि जहाँ हमारी मर्जी होती है कठपुतली उसी प्रकार से नाचेगी। जो व्यक्ति किसी दूसरे के इशारों पर चलता है उसका मजाक उड़ाने के लिए प्राय उसको कठपुतली कहा जाता है, यानी कि ये कहा जाता है कि तुम तो उसके हाथ की कठपुतली हो। निषेधाज्ञा, कुछ न करने का निर्देश, यानी कि किसी को भी कुछ भी कार्य ना करने का आदेश देना निषेधाज्ञा होता है। उसके बाद है अधीनस्था। अधीनस्था का मतलब है अधिकार हो जाना, दब्बूपन। कन्फेडरेसी, गठबंधन कर लेना, दो लोगों के बीच में समझौता हो जाना। मुक्ति, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कि कानूनों की व्याख्या करता है, यानी कि मुसलमानों के जो कानूनों की व्याख्या करने वाला व्यक्ति होता है उसको मुक्ति कहा जाता है। उसके बाद है काजी, मुस्लिम समुदाय का न्यायाधीश। एक न्यायाधीश जो कानूनों की व्याख्या, जो कानूनों के बारे में ज्ञान देना, वो तो होता है मुक्ति। और न्यायाधीश जो मुक्ति द्वारा दिए गए कानून की व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है, यानी कि जो आपका फैसला सुनाने वाला होता है ना, वो तो होता है काजी, और जो कानूनों की व्याख्या करने वाला होता है वो होता है मुक्ति। उसके बाद है मस्केट। पैदल सिपाहियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक भारी बंदूक होती है। इसके बारे में आप आगे जानोगे कि एक काफ़ी बड़ी सी भारी सी बंदूक होती है जिसके अंदर कारतूस वगैरह डाले जाते हैं और उन्हीं कारतूसों का प्रयोग फिर सैनिक करते हैं। उसके बाद है मैचलॉक, शुरुआती समय की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी दी जाती थी, यानी कि बारूद को माचिस की चिंगारी देने का मतलब है माचिस जला के ही उसको एक्टिव किया जाता था। उसके बाद है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र तो स्टूडेंट यहाँ तक का हमने आपको महत्वपूर्ण तथ्य करवा दिए। अब हम आपको जो आज क्वेश्चन राइट करना है, हम वो वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन राइट करके लाना है और क्या चीज़ें आपको आज करनी है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से देखिए, दीवानी जोड़े बनाने हैं। तो ऐसे जोड़े आपको परीक्षा में भी मिलेंगे। दीवानी का अर्थ क्या होता है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दीवानी क्या होती है। तो दीवानी क्या होती है? कहीं पर भी भूमि पर से कर वसूल करने का अधिकार मिल जाना, यानी कि बंगाल की दीवानी मिल गई, बिहार की दीवानी मिल जाना, तो उस सारे क्षेत्र पर से कर इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाना।
इसके बाद है शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर का मतलब होता है मैसूर का शेर, तो वो था टिप्पू सुल्तान, जिसके बारे में हम आपको आगे ढंग से पढ़ाएंगे। उसके बाद है फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत का मतलब होता है फौजदारी अदालत का मतलब है आपका, यहाँ पे इसको सही मिलाया गया यही कि फौजदारी अदालत जो होती है वो सेना संबंधी जो निर्णय लेती है। रानी चेन्नप्पा जो थी वो कितनूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। जिस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था ना, उसी प्रकार से रानी चेन्नम्मा ने कितनूर में अंग्रेजों का विरोध किया था, कित्तूर में। उसके बाद है वारेंग हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये हमने आपको पिछले लेसन में बताया भी था कौन था क्या था। तो एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन राइट करना है आज के लिए, और लर्न भी करोगे इसको आप। उसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में हम आपको बता देते हैं। देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की लड़ाई से कौन सी जंग से शुरू हुई? तो एक प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में हम कल आपको कहानी भी बताएंगे कि प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज तो आप इतना ही जान लीजिए कि उनका अधिकार होने की शुरुआत जो थी ना, वो प्लासी की लड़ाई से होगी थी। यानी कि प्लासी की लड़ाई के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ने लगा था। हैदर अली और टिप्पू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे, तो वो मैसूर के शासक थे, क्योंकि शेर ए मैसूर है ना, वो टिप्पू सुल्तान को कहा जाता था। तो ये कहाँ के शासक थे? मैसूर एक साम्राज्य था जो कि आपके दक्षिण भारत में पड़ता है। डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया, तो डलहौजी ने शुरू किया था लैप्स या विलय की नीति। इसके लिए भी हम आपको जब प्रश्न करवाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल विलय का मतलब होता है मिला लेना, यानी कि किसी एक राज्य को किसी दूसरे राज्य में मिला दिया जाए, विलय कर दिया जाए। तो ये नीति किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। उसके बाद है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के खालिस्तान भाग में स्थित हैं, यानी कि मराठा रियासत जो थी वो भारत के कौन से हिस्से में थी? तो वो आपकी मध्य तथा पश्चिम हिस्से में थी। तो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये आपका भारत का मैप होता है ना, तो इसमें इधर वाला क्षेत्र जो है ना, गुजरात के आसपास वाला और महाराष्ट्र वाला, तो वो सारे का सारा क्षेत्र ही आपके मराठों के नियंत्रण में था। खासकर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र मान सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठों का ही साम्राज्य था। तो ये आपके मध्य और पश्चिम का हिस्सा बनता है। उसके बाद सही गलत आते हैं आपके। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया, तो ये बात गलत है। अभी हमने आपको बताया था, जैसे ही आपकी 1707 में औरंगजेब मरा था, उसके बाद मुगल साम्राज्य विखंडित हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, तो ये भी गलत है। उस टाइम पे और भी बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये बात सही है। और अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, तो ये भी गलत है। उन्होंने काफ़ी बदलाव किए थे, बहुत सारे नए नियम कानून बना दिए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम आपको कल करवाएंगे। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको पिछले पूरा एक लेसन पढ़ा दिया एनसीईआरटी का, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप में से एक आध बच्चा ही ऐसा होगा जो वीडियो को देखता है, तो शायद आपको एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो इससे तो अच्छा ये होगा ना कि हम आपको लेसन जो आपको लर्निंग राइटिंग के लिए दे रहे हैं वही आपको समझा दे, ताकि जो चीज़ें आप नोटबुक में लिख रहे हो कम से कम वो चीज़ें तो आपको कवर हो जाएं। बाकी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आपका जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो फिर हमें भी मजबूर होके ये तरीका अपनाना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल